हमने लास्ट लेक्चर में युगपत अवकल समीकरण और उसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए थे। नाउ अब हमारी इस यूनिट का 5th बीव है प्रथम कोटि और प्रथम घात की युगपत समीकरण। कि प्रथम कोटि और प्रथम घात की युगपत समीकरण हो तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के 3 चरों वाली युगपत समीकरण को व्यापक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है कि प्रथम कोटि और प्रथम घात के 3 चर होंगे जो एक्स वाई जेड ही होते हैं हमारे उसमें। उन प्रथम कोटि और प्रथम घात के 3 चरों को युगपत समीकरण के व्यापक रूप में इस तरीके से लिखा जाता है कि P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू 0, P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इज इक्वल टू 0, जहाँ P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 या तो x y z इनके फलन होंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है, अचर मान। ठीक है, तो जहां हमारा P1 P2 Q1 Q2 R1 और R2 x y z के फलन है या फिर अचर भी हो सकते हैं ना। अब वज्र गुणन के द्वारा इस समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम dx का कोफिशिएंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q1 R2 माइनस Q2 R1। dy का कोफिशिएंट लेते हैं, माइनस आता है तो मैं माइनस को नहीं लेकर उसका गुणन का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा P2 R1 माइनस P1 R2। और dz क्या हो जाएगा P1 Q1 माइनस में P1 Q2 माइनस P2 Q1, जिसे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं dx ओवर p इज इक्वल टू dy ओवर q इज इक्वल टू dz ओवर r। क्लियर है, तो यानी हमारे पास इन 3 चरों की युगपत समीकरण व्यापक रूप में आपको इस तरीके से दी हुई होगी कि dx ओवर p में होगा, dy ओवर q होगा और dz ओवर r होगा। क्लियर है, तो जो dx का कोफिशिएंट नीचे कोफिशिएंट होगा वो p होगा, dy के साथ जो होगा वो q होगा, dz के साथ जो होगा r। जहाँ ये p q r x y z के भी फलन हो सकते हैं और या फिर कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती है। क्लियर है ये चीज। तो आपको जो इक्वेशंस दी हुई होंगी क्वेश्चंस में वो इस फॉर्म में दी हुई होंगी, जिसे हम नॉर्मली लैग्रांज की भी इक्वेशन कह देते हैं कई बार। ठीक है, इस फॉर्म में दी हुई होगी और इस समीकरण का संपूर्ण हल विद्यमान होगा। इसे 2 हल फाइंड किए जाते हैं, 2 से ज्यादा भी मिलते हैं, जो इस तरीके से होगा u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 और v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C2, जहाँ u और v दोनों ही स्वतंत्र हल है और C1 और C2 कोई शेष अचर राशियां। ये समीकरण 5 के दोनों हल मिलकर दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करते हैं। अब हम कैसे फाइंड करेंगे तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है ये चीज। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है कि dx ओवर p, dy ओवर q और dz ओवर r। क्लियर है, जहाँ p q r आपके x y z के या फलन होंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यूज होगी। ठीक है, आपको इसमें गुणक लेने हैं और गुणक भी इस तरीके से आपको करना है कि आप उन सबको जब ऐड करें या कुछ भी करें गुणक लेके, तो वो आपके नीचे की टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में ना। तो मैंने मान लिया कि मैं गुणन ले रही हूँ कि L, M और N, जो कि इस प्रकार है कि जब मैं इनको गुणक लेके कर रही हूँ तो इसका मतलब L dx प्लस M dy प्लस सॉरी इस प्रकार है कि LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा M dy प्लस N dz ओवर में ये हो गया LP प्लस MQ प्लस में NR। क्लियर है, मैंने मान लिया इसके गुणक LMN इस प्रकार है कि LP प्लस MQ प्लस NR इज इक्वल टू 0। इसका मतलब गुणक लेने का मतलब क्या, आपने इस टर्म में लिया LM, तो यानी इसमें सबसे पहले अंश की बात करती हूँ। अंश को सॉरी हम पहले ये देखते हैं, इसे भी L से मल्टीप्लाई करना है, इसे M से मल्टीप्लाई करना है और इसे N से। अंश की L वैल्यूज को इन 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और उसी तरीके से हर की वैल्यूज को भी इसे L से, इसे M से और N से। अगर आप ये इस टर्म में लिखते हो कि M N L गुणक लेने पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इसे M से मल्टीप्लाई करना है, इसे N से मल्टीप्लाई करना है और इसे L से मल्टीप्लाई करना है और अंश को आपस में और हर को आपस में ऐड करना है। आगे ये बात समझ में। तो इस प्रकार है कि ये टर्म तो क्या होगी मेरी 0, तो यानी L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन में 0। तो एक चीज का ध्यान रखना, आपने नीचे की टर्म 0 बना ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूज इन्फिनिटी होगी। ये टर्म 0 हुई है, इसका मतलब कि ये वैल्यूज किसके बराबर हो गई है, आपकी 0 की। कहीं ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 0 लिखें और इसका मतलब क्या कि ये इन्फिनिटी होगी, नहीं, ये फॉर्म नहीं होती है। प्रथम कोटि और प्रथम घात के युगपत समीकरण को हल करने के तरीके इस तरीके से हैं
कि आपको इस तरीके से गुणक लेने हैं कि आपको इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। क्लियर है कि मैंने LMN गुणन ले लिया और ये इस तरीके से कि ये क्या बन रहा है 0, तो नीचे की टर्म 0 हुई है, इसका मतलब है कि जो ये हमारी जो ऊपर की टर्म थी वो किसके बराबर हो गई 0 के। क्लियर है ये चीज, यानी ये इक्वेशन बनी है। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये हो गया LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू C1, यानी इसे ये फंक्शन बन गया UXYZ इज इक्वल टू C1। मिल गया ये एक सॉल्यूशन। क्लियर है, कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन तो फाइंड करने ही करने हैं। 2 से ज्यादा 3 वेरिएबल हैं यहाँ पे XYZ, तो 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अगर आपके पास 4 वेरिएबल हो तो 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आपको सॉल्यूशन ये नहीं कि 2 से ज्यादा भी मिलेंगे, 3 भी होंगे, 4 भी हो सकते हैं। आगे बात समझे, सॉल्यूशन इनके, चलो मैं आपको डिस्कस कराती हूँ, पहले दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब मैंने गुणक ले लिए L डैश M डैश और N डैश, जो कि इस प्रकार है कि L डैश P प्लस M डैश Q प्लस Q कैपिटल होगा, N डैश R क्या हो रहा है 0। अब गुणक L डैश M डैश और N डैश लिए, इक्वेशन क्या हो जाएगी L डैश dx प्लस M डैश dy प्लस N डैश dz, ओवर में ये हो गया है आपका L डैश P प्लस M डैश Q प्लस N डैश R, ये क्या बन गया 0। तो इसका मतलब है आपका L डैश dx प्लस M डैश dy प्लस N डैश dz इज इक्वल टू 0। समाकलन कर दीजिए, तो L डैश x प्लस M डैश y प्लस N डैश z इज इक्वल टू C2। XYZ का फलन है, यानी V इज फंक्शन ऑफ XYZ इज इक्वल टू C2। मिल गए हमें, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन फाइंड करने गुणक लेके 2 सॉल्यूशन तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन 2 से ज्यादा भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, 4 भी मिलेंगे, तरीका यही है। अब गुणक आपकी बुक में कुछ है कि आप कुछ भी लो, क्योंकि आपके सॉल्यूशन 2 से ज्यादा भी मिलेंगे, कई क्वेश्चन होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, जो मैं आपको इसी तरीके से फाइंड करने हैं। बस थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, किसी भी तरीके से किस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन सॉल्यूशन आपको 2 ही फाइंड करने हैं जब 3 वेरिएबल हो। और इसी चीज का मैं आपको खास बोल रही हूँ, सॉल्यूशन आपको 2 से ज्यादा भी मिलेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको देने सिर्फ 2 है और आपको कोई से भी 2 दे सकते हो। जरूरी नहीं कि जो आपके क्वेश्चन बुक में सोल्व आउट करके दिया हुआ आप वही सॉल्यूशन दो। आगे बात समझे, सॉल्यूशन आपको देना है और इन प्रथम कोटि और प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरण के सॉल्यूशन होते हैं वो इन 2 से ज्यादा होते हैं। तो हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि इनके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं। आगे बात समझने, तो आप सॉल्यूशन, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए, सॉल्यूशन आप खुद से दे सकते हो, ये जरूरी नहीं कि जो बुक में है उसी से मैच करके दो। आगे के लिए ये बात समझ में ना। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएंगे, और बाकी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आपको समझाऊंगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, a dx अपॉन b माइनस c इंटू वाई जेड, b dy अपॉन में c माइनस e इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू c dz अपॉन में a माइनस b इंटू एक्स वाई। क्लियर है ये चीज, आगे आपको बात समझ में ना। यहाँ मैंने एक चीज p का मान थोड़ा सा, p q r के मान थोड़े से गलत लिख दिए हैं, क्योंकि dx ओवर p होता है, dx ओवर p होता है, यानी p का मान क्या हो जाएगा b माइनस सी वाई जेड अपॉन में p, क्योंकि हमारी फॉर्म ये होती है dx ओवर p। तो यानी अगर मैं इसे लिखूं इनको फॉर्म में, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप यहाँ पे चेक कर लेना, इस पे ध्यान मत देना। देखिए इसे आप लिख सकते हो dx ओवर b माइनस सी इंटू वाई जेड अपॉन में a, यही होगा। इसी तरीके से आपका dy हो जाएगा c माइनस ए जेड एक्स ओवर b, और इसी तरीके से आपका dz हो गया a माइनस बी एक्स वाई ओवर में c। ये चीज आगे आपको बात समझ में इस तरीके से है आपके, तो यानी तो आपका p का मान यहाँ से चेंज कर लेना। अब हम इसके सॉल्यूशन देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपके ले रही हूँ एक्स वाई जेड गुणक ले रही हूँ। जैसे ही मैं एक्स वाई जेड गुणक ले रही हूँ इसके, तो एक्स वाई जेड गुणक लेने पे देखिए, यानी ये आपके एक्स से मल्टीप्लाई होंगे, ये वाई से होंगे और ये जेड से, और सारी टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी ना। हो गया एक्स वाई जेड गुणक लेने पर ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस सी जेड डी जेड ओवर बी माइनस सी इंटू एक्स वाई जेड, इसे किससे करोगे वाई से, सी माइनस ए इंटू एक्स वाई जेड प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स वाई जेड। अगर आप ये देखेंगे तो आपकी हर की टर्म कैंसिल आउट हो रही है, एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, तो देखिए क्या बचा बी माइनस सी, माइनस का सी प्लस सी कैंसिल आउट, प्लस के बी माइनस के बी कैंसिल आउट, माइनस ए प्लस के, ऑल टर्म्स आर कैंसिल आउट, यानी ये वैल्यूज क्या होगी इक्वल टू 0।
तो ax dx प्लस by dy प्लस cz dz इज इक्वल टू 0। अब आप इसका समाकलन कर दीजिए। जब आप इसका समाकलन करोगे तो ये क्या हो गया, ax स्क्वायर बाई 2 प्लस by स्क्वायर बाई 2 प्लस cz स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c1 बाई 2। क्योंकि ये शेष अचर राशि होती है, मैंने इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए इसे इस फॉर्म में लिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये चीज आपको आगे समझ में। C1 सॉरी, एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हमें क्योंकि कम से कम हमें 2 सॉल्यूशन लेने हैं, तो 2 सॉल्यूशन लेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पे तो ax, अब हमने गुणक ले लिए ax by और cz गुणक लेने पर, यानी यहाँ पर इसे ax से, इसे by से और इसे cz से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, वही प्रोसेस हर में करोगे। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड ओवर a इंटू बी माइनस सी एक्स वाई जेड प्लस बी इंटू सी माइनस सी एक्स वाई जेड प्लस सी इंटू ए माइनस बी एक्स वाई जेड। हर की टर्म यहाँ पर भी क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है सारी टर्म, यानी ये सिर्फ क्या हो रही है, 0। तो आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज, आगे आगे समझ में। तो नाउ 0 समाकलन कर दीजिए, समाकलन होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अपॉन में 2 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी अपॉन C2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपको मिल गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C2। क्लियर है, ये देखिए मिल गए। 2 सॉल्यूशन चाहिए होते थे, हमें 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। समीकरण 1 और 2 आपकी क्या है, दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करते हैं। आगे बात समझ में। तो आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन देने हैं। नाउ एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 देखें यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है dx ओवर x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz ओवर z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। ये दी हुई है। मैं इस समीकरण को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, देखिए आप लिख सकती हूँ यहाँ पे कि इसे लिख सकती हूँ dx ओवर x अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy ओवर y अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dz ओवर z ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लिख सकती हूँ समीकरण 1 को। नाउ अब मैं गुणक ले रही हूँ 1 1 और 1, यानी इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसे भी 1 से और इसे भी 1 से और आपस में ऐड करना है। वही प्रोसेस आपको क्या करना है, हर में करना है। क्लियर है, मैंने कर दिया वही प्रोसेस, वैल्यूज को ऐड कर दिया। ये सारी टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, यानी नीचे की टर्म आपकी 0 हो चुकी है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z इज इक्वल टू 0। इसका समाकलन कीजिए। जैसे आप इसका समाकलन करोगे तो आपको समाकलन क्या मिलेगा, log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log c1, log a प्लस log b प्लस log c, log a इंटू बी इंटू सी और एंटी लॉग लोगे तो क्या मिल गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू c1। एक सॉल्यूशन मिल गया। नाउ दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या ले रही हूं मैं, एक्स वाई जेड गुणक ले रही हूँ समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 में एक्स वाई जेड गुणक लेने पर, यानी इसे x से, इसे y से और इसे z से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर। क्लियर है। नाउ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से, y से और z से, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो टर्म है वो हो गई है x dx प्लस वाई डी वाई प्लस z dz अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे की टर्म आपकी फिर कैंसिल आउट हो रही है, सारी टर्म क्या हो गई, 0। तो आपको क्या मिल गया, x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। जेड डी जेड इज इक्वल टू आपको 0 मिल चुका है। तो इसका समाकलन कर दीजिए। जैसे ही समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c2 अपॉन 2। 2 से क्या मान लेकर कैंसिल आउट, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। मिल गए हमें 2 सॉल्यूशन। क्लियर है। तो समीकरण 2 और 3 मिलकर क्या है, आपकी दी हुई समीकरण का व्यापक हल देखते हैं। आगे बात समझ में आपको। नाउ आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, थर्ड आपसे हो जाएगा सेम उस तरीके से, ट्राई करना गुणक लेके। ये भी सेम उसी तरीके से, सिर्फ मैं कैसे कर रही हूँ देखिए आपको तरीका।
आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है dx ओवर z, dy ओवर माइनस z, dz ओवर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए मैंने आपको एक फॉर्म तो गुणक वाली बता दी है, ठीक है। कई बार आपको इस टर्म इस तरीके से वैल्यूज दी हुई होगी कि आप कोई भी गुणक लीजिए लेकिन नीचे की टर्म आपके जीरो नहीं बनेगी। आगे ये बात समझ में, तो इनके सॉल्यूशन कई बार इस तरीके से भी होते हैं आपके कि यहाँ पर आप इनके इन दो पदों को लेकर सोल्व, क्योंकि हमें सिर्फ दो सॉल्यूशन देने होते हैं तो सिर्फ वो गुणक लेकर ही दे वो जरूरी नहीं होता। आप यहाँ पर इनके क्या नाम दो पद ले लीजिए, अगर ये सोल्व हो रहे हैं तो इससे भी हो जाएगा, इन दो पदों से हो रहे हैं तो इससे भी हो जाएगा, अगर फर्स्ट और थर्ड से हो रहे हैं तो इस तरीके से भी होगा। आ रही है बात समझ में। तो अब इसका दूसरा तरीका है इसको सोल्व करने का, जो क्या बन रहा है आपका, यहाँ देखिए ये देरी। अब आप यहाँ पर कोई भी गुणक लीजिए, आपकी नीचे की जो टर्म है वो बिल्कुल जीरो नहीं बनेगी। आगे बात समझिए ना। अब आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए दोनों में क्या आ रहा है, जेड है। अगर मैं सिर्फ इसमें से दो पदों को साथ में लेती हूँ तो जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, और सॉल्यूशन इंटीग्रेशन इजीली सोल्व कर सकती हूँ। आगे बात समझ में ना। तो देखिए मैंने प्रथम दो पदों को लिया, फर्स्ट और सेकंड को, तो dx ओवर z इज इक्वल टू माइनस dy ओवर z, z से z कैंसिल आउट, dy इधर ले क्या हो गया, dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। समाकलन कर दीजिए x प्लस y इज इक्वल टू c1। मिल गया आपको एक सॉल्यूशन ना। दूसरा सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि गुणक तो हम कुछ भी लें ये टर्म हमारी जीरो नहीं हो रही है, तो अब इसमें से आप चाहो, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हो या फिर सेकंड और थर्ड को ले सकते हो। आपकी बुक में इन दो पदों को ले रखा है, सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं आपका फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन प्रथम कोटि और प्रथम घात के युगपत अवकल समीकरणों के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, तो आपको दो से ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। आ रही है बात समझ में। किसी में होता है कि ना मिले, दो तो होते ही होते हैं लेकिन दो से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो आपको सेकंड और थर्ड स्टेप लेके तो आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं सेकंड की जगह फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड को। और गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन देना है आपको सोल्व करके, तो आपकी बुक में हो वो देना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने ले लिया फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट टर्म है dx ओवर z और थर्ड में dz ओवर जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं समीकरण 1 से x प्लस वाई की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, c1 कर दिया पुट। क्लियर है ये चीज ना। अब z को इधर लीजिए तो dx इज इक्वल टू जेड dz ओवर जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। समाकलन कीजिए, इसका समाकलन आप कैसे करोगे, जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर को t मान लीजिए। क्लियर है, इसे आप t मान लोगे तो ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमने इसे t मान कर इसका समाकलन कर लिया, तो इसका समाकलन हो गया x इज इक्वल टू 1/2 log z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस 1/2 log c2। क्योंकि ये शेष अचर होते हैं तो हम इनकी वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं, जो मैंने सिर्फ इन्हें सोल्व करने के लिए ली है। आगे बात समझ में ना। 2 क्या आ रहा है, यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, इधर चला गया, log a प्लस log b, log a इंटू b ये टर्म होगा। एंटी लॉग लीजिए तो जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू c2 इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। c1 का मान वापस रख दीजिए, क्या है, x प्लस वाई। तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं c2 को इधर ले गई तो इसे एक नया कॉन्स्टेंट दे दिया c3। आप यहाँ रखो चाहे उधर रखो, कॉन्स्टेंट है, आप किधर भी ले सकते हो, वो गलत आपका नहीं होगा, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये मिल गया हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c3 इंटू e टू दी पावर 2x। समीकरण 1 और 2 मिलकर दी हुई समीकरण का व्यापक हल हमें देती है। क्लियर है। तो एक मेथड ही इस तरीके से है, एक मेथड गुणक के तरीके से भी है, और एक मेथड वो भी आएंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, कुछ मेथड हो गए हैं। तो यानी आपको सिर्फ सोल्व करने के तरीके आने चाहिए। अब देखिए आपका, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 7 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको दिया हुआ है dx अपॉन में वाई क्यूब एक्स माइनस में 2x की पावर 4 इज इक्वल टू dy अपॉन 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू dz ओवर 9z इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आप कोई भी गुणक लीजिए, आप कोई भी जब गुणक लोगे आपकी नीचे की टर्म जीरो नहीं बनेगी, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन को देखो, मैं इस तरीके से ले सकती हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन आ रहा है,
ले लिया, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, ले लिया, यहाँ z ऑलरेडी कॉमन दे रखा है ना। अब मैं समीकरण एक को इस तरीके से लिख सकती हूँ, dx ओवर x अपॉन वाई क्यूब माइनस में 2x क्यूब इज इक्वल टू dy ओवर y अपॉन में 2y क्यूब माइनस x क्यूब इज इक्वल टू dz ओवर 3z अपॉन 3 इंटू x क्यूब माइनस में y क्यूब। इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मैं गुणक ले रही हूँ 1 1 और 1, यानी इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसे भी 1 से और इसे भी 1 से। और गुणक लेने का मतलब क्या होता है, उन गुणक से मल्टीप्लाई करके अंश की वैल्यूज अंश में ऐड हो जाएंगी और हर की वैल्यूज हर में ऐड होगी। गुणक का मतलब यहाँ पर यही होता है। लीजिए, जैसे ही मैंने गुणक लिया तो देखिए आपकी इक्वेशंस ऐड हो गई हैं, dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर 3z अपॉन में ये टर्म, सारी टर्म कैंसिल आउट, क्या मिल रही है, 0 हो गई है। आपका सॉल्यूशन मिला है dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर 3z इज इक्वल टू 0। समाकलन कीजिए, log x प्लस log y प्लस 1 अपॉन 3 log z, क्लियर है, इज इक्वल टू log c1, इसकी पावर में चला जाएगा, और log a प्लस log b प्लस log c, log a इंटू बी इंटू सी, और m log a क्या होता है, log a की पावर n। एंटी लॉग लीजिए, एक सॉल्यूशन मिल गया, x y z की पावर 1/3 इज इक्वल टू c1। अब दूसरा भी सॉल्यूशन, क्योंकि हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन तो देने हैं। अब इसके अलावा आप कोई भी गुणक लीजिए, अब आपके नीचे की टर्म 0 नहीं बनेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो ये मेरी समीकरण 1 है, इसके प्रथम 2 पद ले रही हूँ x और y में, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x और y की टर्म है, z की टर्म नहीं है, मैंने ले लिए यहाँ पे। तो dy ओवर dx क्या हो गया, y इंटू 2y क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन x इंटू वाई क्यूब माइनस 2x क्यूब, चाहे y और x को अंदर में। अगर आप इसे देखें तो ये आपकी क्या बन गई है, चतुर्थ घात की समघात समीकरण बन गई है, चतुर्थ घात की समघात समीकरण। तो थर्ड स्टेप मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यह z है, किसी के साथ है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए, लेकिन dx और dy में सिर्फ x और y वेरिएबल है और दोनों में घातें क्या है, 4 की है। ये चतुर्थ घात की समघात समीकरण है, और हमने पढ़ा था समघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड क्या है, y इज इक्वल टू vx मानकर चलते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, और बाद में हम v की जगह क्या पुट कर देते हैं, वापस से y अपॉन में x पुट कर देते हैं। क्लियर है चीज। तो अब आगे का सॉल्यूशन आपको आ जाएगा, क्योंकि आपकी समघात समीकरण बन चुकी है। यहाँ y इज इक्वल टू vx पुट के सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये है, और ये समीकरण 2 और 4 मिलकर दी हुई समीकरण का व्यापक हल आपको प्रदान करते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, उसका थोड़ा सा स्टेप मैं आपको समझाती दी हूँ। dx अपॉन dy और dz ये टर्म आपकी दी हुई है, ठीक है ना। अब गुणक से तो 0 नहीं होगी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके एक स्टेप बना लिया, सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करके स्टेप बना लिया, और थर्ड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट। क्योंकि हमें पता है ये 3 वैल्यूज बराबर होती है, तो हमें पता है इनका फर्स्ट और सेकंड कुछ भी लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके बराबर में ही चलता है। तो मैंने इन्हीं स्टेप से ये स्टेप बनाए हैं। अब आगे आप इसको खोल के कॉमन आउट लोगे, कॉमन आउट लेके जो कैंसिल आउट होगा तीनों में, लास्ट में ये बचेगा। इन 2 स्टेप को लेकर एक सॉल्यूशन मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को भी लेके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। सॉल्यूशन तो और भी मिलेंगे जब आप इनको ऐड कर दोगे, चौथा सॉल्यूशन वो भी मिलेगा। यहाँ से आपको 4 हल मिलेंगे, आप इसे ट्राई करके देखना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे फिर पूछ लेना, मैं आपको इजीली बता दूंगी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन आप इसे ट्राई जरूर करना, आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपको 4 सॉल्यूशन देगी। एग्जाम्पल नंबर 8 आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, और फिर इनको सबको ऐड भी कर दीजिए। सॉरी, ऐड करने पे तो नहीं होगा, तो मत कीजिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है ये चीज ना। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ, वो है आपका एग्जांपल नंबर 10। बाकी क्वेश्चन सोल्व करना, मैं लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको ना। हमें दिया हुआ dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y इज इक्वल टू dz ओवर z माइनस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप को लेके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि dx के साथ x का कोएफिशिएंट है और dy के साथ y का कोएफिशिएंट है। तो एक सॉल्यूशन तो हमें किससे मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप से। तो समीकरण 1 के प्रथम 2 पदों को लेने पर लीजिए dx ओवर x इज इक्वल टू dy ओवर y। तो समाकलन कीजिए, समाकल हो गया है आपका log x इज इक्वल टू log y प्लस में log c1, यानी x अपॉन y इज इक्वल टू c1। क्लियर है। अब आपको दूसरा सॉल्यूशन इजीली फाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में है,
गुणक लेने का तो चांस ही नहीं होता है, क्योंकि आपकी नीचे की टर्म जीरो नहीं बनेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन तीनों स्टेप से मैं एक चौथा स्टेप बना रही हूँ। आगे बात समझ, आपको चौथा स्टेप कैसे बना रही हूँ, आपको ये 3 स्टेप दिए हुए हैं, मैं चौथा स्टेप इन तीनों से करके ये बना रही हूँ, इसे x से, इसे y से और इसे z से मल्टीप्लाई करके अंश की वैल्यूज को अंश में और हर को हर में आपस में ऐड कर रही हूँ। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz अंश की वैल्यूज होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके हर की वैल्यूज हो चुकी है। क्लियर है। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे 4 स्टेप बन चुके हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व आपके कुछ एग्जांपल्स में लिए हुए हैं, तो इसलिए मैं ये समझा रही हूँ, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब मैं इनके लास्ट के जो 2 स्टेप हैं, इनमें क्या पुट कर रही हूँ, मानकर चल रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, सिर्फ इन 2 पदों के लिए। आगे बात समझ में, इन 2 पदों में एक्स वाई जेड किस में चेंज किया है, यू में। डिफरेंशियल करो, 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू यू du। 2 तो कॉमन आके कैंसिल आउट, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल किस में चला गया, u du में चला गया। पुट कर दीजिए, सिर्फ लास्ट के 2 पदों में ये वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो ये तो एज इट इज dz ओवर क्या हो गया, z माइनस a, इस वैल्यूज को मैंने u स्क्वायर माना, अंडर रूट में करूंगी तो u। x dx प्लस y dy प्लस z dz तो किस में चला गया, u du में चला गया है। तो ये क्या होगा, u du अपॉन में ये कंप्लीटली तो क्या है, u स्क्वायर माइनस a z u। यहाँ से देखिए नीचे से u कॉमन आकर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बना 3 स्टेप एज इट इज है। 4th स्टेप में u कॉमन आके क्या किया है, मैंने कैंसिल आउट किया है। अब मैं सिर्फ 3 पदों को ले रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसके साथ बाद में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ले सकते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ले सकते हो। सॉल्यूशन आपके है कि फर्स्ट और सेकंड में से आप कोई सा भी स्टेप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सेकंड ही लो। तो मैं अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ले रही हूँ, अंतिम 3 पदों को, यही है। अब इन 3 स्टेप से मैं चौथा स्टेप बना रही हूँ, इन दोनों को आपस में ऐड करके। जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूंगी तो ये हो गया dz प्लस du अपॉन में 1 माइनस a इंटू यू प्लस जेड, आपके कॉमन आके सोल्व आउट होगा। क्लियर है, ये स्टेप बना। मैं फिर से कह रही हूँ, आप इसकी जगह dx ओवर x भी ले सकते हो। अब मैं ले रही हूँ फर्स्ट और लास्ट स्टेप को, क्योंकि मैं इस सब सोल्यूशन इजीली फाइंड कर सकती हूँ। तो फर्स्ट और अंतिम स्टेप लिया तो dy ओवर y इज इक्वल टू dz प्लस du अपॉन 1 माइनस a इंटू यू प्लस जेड। 1 माइनस a को आप इधर लिए तो 1 माइनस a dy ओवर y इज इक्वल टू dz प्लस du अपॉन z प्लस u। समाकलन कीजिए, इसका तो क्या होगा log y, इसे t मान लोगे तो इसका समाकलन हो गया log z प्लस u। यहाँ मैंने माइनस के log c2 लिया ताकि वो इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया log z प्लस u अपॉन c2, ये हो गया log y की पावर 1 माइनस a। एंटी लॉग ले लीजिए, z प्लस u इज इक्वल टू c2 y की पावर 1 माइनस a। u का मान आप वापस से पुट कर दीजिए, अंडर रूट में आएगा। तो ये हो गया z प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2 y की पावर 1 माइनस a। क्लियर है। तो आपके समीकरण 2 जो ये है और ये समीकरण आपकी 3 मिलकर दी हुई समीकरण का व्यापक हल प्रदान करते हैं। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप इसकी जगह dx ओवर x भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका 5th B। तो ये 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगी कि क्या है। अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई आपकी थर्ड, तो आप इसके क्वेश्चंस कर लेना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिए, नीचे कमेंट है वहां आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी।